खा और सर पकड़कर बैठ गया। उसने फिर समझाया, अरे पगली, तू समझ क्यों नहीं रही? 10 जूते रोज सिर पर पड़ेंगे तो सिर के बाल तक उड़ जाएंगे। तेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। तेरे लिए तो राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। फिर इस सनकी को क्यों चुन रही है? लेकिन कोमल अपनी बात पर अडिग थी। बेबस होकर माता पिता एक आखिरी कोशिश करने फिर से सेठ की हवेली पहुंचे। उन्होंने रमेश को अकेले में बुलाकर बड़े प्यार से समझाया, बेटा रमेश, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हैं। तुम्हें जो धन दौलत, हाथी घोड़े या दहेज चाहिए, मांग लो। बस अपनी वह जूतों वाली शर्त छोड़ दो। रमेश के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। उसने 2 टूक शब्दों में कहा, मुझे आपका दहेज नहीं चाहिए, रोज के 10 जूते। अगर मंजूर है तो बारात की तैयारी कीजिए, वरना अपना रास्ता नापिए। हारकर पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। भारी मन से रिश्ता पक्का कर दिया गया। पूरे नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक बदनसीब लड़की उस सनकी रमेश से शादी करने को तैयार हो गई है। निश्चित समय पर बारात सेठ के द्वार पर पहुंची। कोमल, जो लाल रेशमी जोड़े में लिपटी किसी साक्षात देवी जैसी लग रही थी। व्यापारी ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज दिया था। ससुराल में कोमल का स्वागत भव्य था। सासू माँ ने जलते हुए दियों की आरती से उसकी नजर उतारी। द्वार पर रखे अक्षत से भरे कलश को कोमल ने अपने पैरों से ठोकर मारकर भीतर प्रवेश किया। रात के सन्नाटे में कोमल अपने फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी थी। तभी भारी कदमों की आहट हुई और रमेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर विजय का भाव नहीं, बल्कि एक अजीब सा अहंकार था। उसने बिना कोई भूमिका बांधे अपने पैर से चमड़े का सख्त जूता निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कर्कश स्वर में बोला, अपना सिर आगे करो, मेरी शर्त तुम्हें याद ही होगी। आज से तुम्हारे दिन की गिनती इन 10 जूतों की मार से शुरू होगी। कोमल ने शांति से कहा, स्वामी, मैं आपकी परछाई बनकर इस घर में आई हूँ। जूतों की मार तो क्या, आप प्राण भी मांगते तो मैं पीछे न हटती, क्योंकि मैं आपकी शर्त जानकर ही इस बंधन में बंधी हूँ। लेकिन जूता चलाने से पहले मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। रमेश ठिठका। कोमल आगे बोली, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला, मुझे संस्कार दिए और आज इतना धन दहेज देकर विदा किया। उन्होंने जीवन भर मुझ पर फूलों की पंखुड़ी तक नहीं फेंकी। अब आप मुझे मारना चाहते हैं, ये आपका अधिकार हो सकता है, परंतु अधिकार हमेशा कमाई से आता है। अब तक मैंने जो अन्न खाया वो आपके पिता का था। ये रेशमी वस्त्र आपके पिता के धन के हैं। यहाँ तक कि ये छत भी उन्हीं की है। आपकी अपनी कमाई का तो मैंने अब तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया। तो फिर किस नैतिक अधिकार से आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? जिस दिन आप अपने पसीने की कमाई से मेरा पेट भरेंगे, उस दिन आपकी मार भी मुझे प्रसाद लगेगी। अभी तो आप स्वयं अपने पिता की छाया में जी रहे हैं, तो आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? कोमल के शब्द तीखे बाणों की तरह सीधे रमेश के कलेजे में धंस गए। उसे पहली बार अपनी मदान्धता का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका पुरुषार्थ, उसका घमंड रेत के महल की तरह ढह गया हो। बिना एक शब्द बोले वह कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम सीधे माता पिता के कक्ष की ओर बढ़े। आधी रात को बेटे को इस हाल में देख सेठ जी चौंक उठे।